हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। राधे राधे। 10th क्लास में हमें हिस्ट्री का पिछली क्लास में टॉपिक शुरू किया था, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी विश्व का इतिहास जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसके बारे में। पहला टॉपिक जो रीजन्स एंड नेशन, जो यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण थे, पहला था राइज ऑफ मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग का उदय, वो हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ते लिबरल नेशनलिज्म यानी वहाँ का जो उदारवादी राष्ट्रवाद कैसा था। देखो इसमें देखना, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाज nurtured by liberalism and democracy, dignified freedom and equality in the general meaning of liberalism. To make almost all the regions from free was the goal of liberalism. The liberalists wanted to ensure personal freedom of speech, writing, assembly, organization and safety of private property. Politically, liberalism emphasis on government which is formed which continue consensus in economic field. Liberalism was associated with the powerful demands of middle class for freedom of market and removal of the control imposed by state upon the transportation of goods and capital in the first part of the century due to administrative steps of Napoleon. A confederation of 39 states was formed by the union of numerous small German spoken states in which every state had its own currently and weight measured system. In 1833 AD, a businessman while traveling from Hamburg to Nuremberg to sell his goods had to pass through 11 excessive duty stations. Considering it as a barrier in the economic exchange, the new trade was giving a logic in favor of the formation of such an integrated economic zone. यानी कि यूरोप में जो राष्ट्रीयता की जो भावना थी, नेशनलिटी थी, उसका पोषण उदारवाद प्रजातंत्र ने किया। उसका उदारवाद किसने किया? प्रजातंत्र ने। सामान्यतः उदारवाद का जो अर्थ होता है वो मर्यादित है, स्वतंत्रता और समानता से है। उदारवाद का मतलब क्या होता है? जो स्वतंत्रता और समानता में जो मर्यादा होती है वो। उदारवाद का लक्ष्य अधिकांश क्षेत्रों के नियंत्रण से मुक्त करना था। उदारवाद का मतलब क्या था? जो अधिकांश जो क्षेत्र थे उनको नियंत्रण से मुक्त करना, उनको स्वतंत्र बनाना, उनको उदारवाद बनाना। उदारवादी जो व्यक्ति होगा, जैसे स्वतंत्रता क्या क्या होगी? जैसे भाषण कर सकता है, लेखन कर सकता है, सभा संगठन कर सकता है, निजी संपत्ति की अपनी खुद की निजी संपत्ति बना सकता है। ये सारी चीजें उस उदारवाद में थी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता जो सहमति से बनी हो। अगर राजनीति तौर पे देखें तो ऐसी सरकार, जो ऐसी उदारवाद एक ऐसी सरकार होगी जिसपे वो सहमति से बनी हो, लोगों की, मतलब लोगों की सरकार हो। आर्थिक क्षेत्र में जो उदारवाद है, जो बाजारों की मुक्ति। अब आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद क्या है? जो बाजार है उनकी मुक्ति और बाजारों में मुक्ति, चीजों और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने की मध्य वर्गों की जोरदार मांग से संबंधित था। यानी जो आवागमन की जो चीजें थी उस पर मध्यम वर्ग के ऊपर रोक थी, तो उसको भी खत्म करना। सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों ने नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों को अनगिनत छोटे छोटे प्रदेशों में 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया था, मतलब 39 स्टेट का एक महासंघ बनाया था। इसमें से प्रत्येक राज्य की अपनी मुद्रा और नाप तोल प्रणाली थी। उसमें क्या करा? 39 राज्य थे, अलग अलग 39 स्टेट। उनमें हर राज्य का अपना अपना एक मुद्रा और अपनी नाप तोल प्रणाली थी। फिर 1833 में, यानी 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था। वहां बेचारा इधर से उधर जाए ना, तब तक उसको 11 सीमाओं से गुजरना पड़ता था। तो नया वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसी एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोगों और पूंजी की आवागमन बाधा रही। तो वो चाहते थे कि जो लोग इधर से उधर जाए वो बाधा रही, तो मतलब उसमें कोई बाधा नहीं हो, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो। फिर देखो, यानी वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल रिमेंड इन 1834 सच एज इकोनॉमिक जोन्स वाज फॉर्म द इनिशिएटिव ऑफ पर्सिया इन द फॉर्म ऑफ tariff. This union abolished the barrier of tax and reduced the number of currencies or to two, which was earlier more than 30. This union facilitated economic interstate supportive for the national unification and the comprehensive national sentiments were strengthened by the waves of economic nationalism at the time. यानी कि ऐसे आर्थिक क्षेत्र जो थे वो 1834 ईस्वी में प्रसा जो था उसकी पहल पर एक शुल्क संघ
बनाया जिसका नाम था जोलवेराइन के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य है जो सम्मिलित किए गए। किसके अंदर? जोलवेराइन संघ के अंदर। इस संघ में शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया गया, जो बीच में रोक कर शुल्क ली जाती थी उस पूरे को समाप्त कर दिया गया। और मुद्राओं की जो 2 संख्या थी उससे 30 से मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 30 से ऊपर थी। पहले 30 से ज्यादा मुद्राएं थी, क्योंकि हर राज्य की अपनी मुद्रा थी, तो उन सबको 2 ही कर दी कि 2 ही होगी, अब मुद्रा ज्यादा नहीं होगी। इस संघ से आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। इस संघ ने क्या किया? आर्थिक जो हित थे, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स थे, बेनिफिट्स थे, उन सबको राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक बनाया। और उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत किया। जो व्यापक अलग अलग धर्मों की जो भावनाएं राष्ट्रवादी बन रही थी, उनको एक आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने आके क्या किया? मजबूत किया। फिर देखो रिवॉल्यूशंस ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस। अब अपन पढ़ते हैं इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति। द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड गेव बर्थ to the belief that there is no justification for the diving right in any kind of governance, and in the same order the revolution of France gave birth on the nation that the individual freedom is so sacred that no regime can ignore it. This concept was very victory of nationalism. Nationalism was born in response to that monarchical power which claims that the power of a king despotic due to his गॉडली राइट्स। यानी कि इंग्लैंड की जो शानदार गौरवपूर्ण क्रांति थी, उसने इस मान्यता को जन्म दिया कि किसी भी प्रकार के अगर शासन तंत्र में देवीय अधिकार का कोई औचित्य नहीं है, मतलब देवीय शक्ति का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसी क्रम में फ्रांस की क्रांति थी, उसको भी इस धारणा को जन्म दिया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी पावन है कि कोई भी सत्ता उसकी अवहेलना नहीं कर सकती। मतलब व्यक्ति की जो पावर है, उस व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वही इतनी पावन है, उसमें कोई सत्ता अवहेलना नहीं कर सकती। ये संकल्पना राष्ट्रीयता की जीत थी। इसी संकल्पना से हमारे देश की जीत हो सकती थी। राष्ट्रीयता उस राजतंत्रीय शक्ति के प्रत्युत्तर के रूप में जन्मी जिसके लिए यानी राष्ट्रीयता जो थी, नेशनलिज्म, वो उस राजतंत्र की शक्ति के प्रति उत्तर होता है, मतलब उत्तर के प्रति इस तरफ जन्मी की जिसका दावा था कि देवीय अधिकारों के आधार पर राजा की शक्ति निरंकुश होती है। मतलब जो देवीय शक्तियां थी उसके आधार पर जो राजा की शक्ति है वो निरंकुश होती है, इसलिए उसको हटाकर उसमें ये संकल्पना डाली कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है वही इतनी पावन है कि उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की अवहेलना हम नहीं करेंगे। फिर द न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1850 एडी, यानी कि 1815 ईस्वी के बाद एक नया रूढ़िवाद आया। क्या आया? इन 1815 द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स लाइक ब्रिटेन, रशिया एंड ऑस्ट्रिया who had defeated Napoleon met in Vienna to prepare a settlement. The politicians assembled in Vienna Congress had reiterated their pledge of rebuilding Europe according to their understanding and experience by the re-establishing the archaic system while keeping away Europe from the symptoms of a new era like nationalism, liberalism or democratic sentiments, but they had no identified to new sentiments. This was the only reason that he established of those arrangements trying to Vienna Congress kept decorating during the next 100 years। यानी अब अपन पढ़ते हैं 1815 ईस्वी के बाद जो एक नया रूढ़िवाद है वो क्या है। 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर एक नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन जो बहुत बड़ा नेपोलियन बोनापार्ट था, उसको किसने हराया था? ब्रिटेन ने, रूस ने और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर। इन देशों के प्रतिनिधि जो थे वो यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले थे। वियना में ये सब लोग मिले और वियना कांग्रेस में एकत्रित राजनीतिज्ञों ने अपनी समझ और अनुभव के आधार पर, वहां सबने अपने दिमाग और समझ और जो एक्सपीरियंस था उनको, जो उनके अंदर बुद्धि थी, उसके आधार पर उन्होंने क्या किया? यूरोप का पुनर्निर्माण किया कि सब लोग मिलकर एक साथ लड़ेंगे और पुरातन व्यवस्था को प्रतिष्ठित कर 19वीं शताब्दी के नए युग के लिए लक्षण उन्होंने फिर उसको पुनर्निर्माण कर नए जो शताब्दी थी 19वीं, उसके लक्षण क्या दिए कि राष्ट्रीयता होनी चाहिए हमारे अंदर, उदारता होनी चाहिए, लोकतंत्रीय भावनाओं से यूरोप को दूर रखने की प्रतिज्ञा को दोहराया था। किंतु उन्होंने अंकुरित बीजों को पहचाना नहीं था, लेकिन उन्होंने जो नई चीज जो थी उसको पहचाना नहीं था। यही कारण है जिन व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश वियना कांग्रेस ने की, अगले 100 वर्ष तक वो ध्वस्त होती रही। मतलब उन्होंने जो भी व्यवस्थाओं को स्थापित करने की कोशिश की वो अगले 100 वर्ष तक क्या हो गई? ध्वस्त हो गई। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगली सभा करें अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।